आज की वीडियो में हम लोग द्रव्य के सामान्य गुण, प्रत्यास्थता, दाब, प्लवन और पृष्ठ तनाव को पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का फिफ्थ टॉपिक में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द्रव्य के सामान्य गुण। द्रव्य पदार्थ मैटर प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण लकड़ी, जल, वायु आदि। द्रव्य की अवस्थाएं स्टेट्स ऑफ मैटर। सामान्यतः द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस मानी जाती है। द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। द्रव्य की नवीनतम खोजी गई अवस्था का नाम है बोस-आइंस्टीन संघनी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 में घोषणा की और जिसे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा 1995 में पूर्णतः सत्यापित किया गया। इसे द्रव्य का 5वीं अवस्था कहते हैं। द्रव्य के सामान्य गुण। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठोस, द्रव और गैस में कुछ गुण अधिक स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। ठोस में प्रत्यास्थता, द्रव में दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, कोशिकत्व, श्यानता, गैस में वायुमंडलीय दाब। आज का पहला टॉपिक हो गया फिर प्रत्यास्थता। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और जब यह बल हटा दिया जाता है तो वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इस बाह्य बल को विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स एवं वस्तुओं की इस गुण को प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्यों? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में प्रत्यास्थता को परिवर्तन का विरोध, रेसिस्टेंस टू चेंज के रूप में परिभाषित किया गया है। परिवर्तन का विरोध जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा पदार्थ ही प्रत्यास्थता होगी, और जब विरूपक बल हटा लिया जाएगा तो वह पदार्थ तीव्रतर गति से अपने पूर्व रूप में आ जाएगा। इस परिभाषा के अनुसार इस्पात, स्टील, रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि जब विरूपक बल हटा लिया जाता है तो इस्पात रबर की तुलना में ज़्यादा तीव्रता से अपने मूल रूप में लौटता है। सामान्य जीवन में हम उस पदार्थ को ज़्यादा प्रत्यास्थ मानते हैं जो दूसरे पदार्थों से ज़्यादा फैलता है, जबकि भौतिक विज्ञान में हम उस पदार्थ को ज़्यादा प्रत्यास्थ मानते हैं जो दूसरे पदार्थों की तुलना में परिवर्तन का अधिक विरोध प्रस्तुत करता है। इसलिए प्रत्यास्थता पर विचार करते समय हमेशा सामान्य जीवन में प्रत्यास्थता की अवधारणा और भौतिक विज्ञान में प्रत्यास्थता की अवधारणा में इस बुनियादी अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। जब किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार बदल जाता है तो हम कहते हैं वस्तु विकृत अथवा विरूपित हो गई है, तथा इस क्रिया को विरूपण, डिफॉर्मेशन कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट। विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा भिन्न भिन्न होती है। विकृति तथा प्रतिबल, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। अर्थात वस्तु की प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि L होती है तो स्मॉल l बाय कैपिटल L को विकृति कहते हैं, तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को वस्तु की प्रत्यास्थता का यंग मापांक, यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। हुक का नियम, हुक्स लॉ। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
विकृति अथवा प्रतिबल बाय विकृति इक्वल टू एक नियतांक ई, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि विकृति लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। यंग गुणांक y इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बाय अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू mg बाय पाई आर स्क्वायर बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इक्वल टू mg कैपिटल एल बाय पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन गुणांक बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। अपरूपण विकृति शेयर इक्वल टू एंगुलर चेंज के लिए इसे अपरूपण गुणांक शेयर मॉड्यूलस रिजिडिटी मॉड्यूलस कहते हैं। आयतन गुणांक इक्वल टू जलीय प्रतिबल बाय आयतन विकृति बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा भी बाय भी इक्वल टू भी डेल्टा पी बाय डेल्टा भी। यहाँ डेल्टा पी इक्वल टू जलीय प्रतिबल, डेल्टा भी बाय भी इक्वल टू आयतन विकृति। ऋणात्मक चिन्ह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी होती है। आयतन गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम बाय विलोम को संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अपरूपण गुणांक अपरूपण प्रतिबल बाय अपरूपण विकृति G इक्वल टू एफ बाई ए बाई थीटा इक्वल टू एफ बाई ए इंटू 1 बाई थीटा इक्वल टू एफ बाई ए इंटू थीटा, जहाँ एफ बाई ए इक्वल टू अपरूपण बल प्रतिबल, थीटा इक्वल टू अपरूपण विकृति। अपरूपण गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। पवासो अनुपात पॉइजन्स रेशियो। पार्श्विक विकृति लेटरल स्ट्रेन तथा अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अनुपात को पवासो अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? पवासो अनुपात कहते हैं। इसे प्रतीक सिग्मा से निरूपित किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी इंटू एल बाई डेल्टा एल, जहाँ डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू पार्श्विक विकृति, डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अनुदैर्ध्य विकृति। दाब प्रेशर किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य किया गया बल दाब कहलाता है। अर्थात दाब इक्वल टू बल बाय क्षेत्रफल। अतः क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे अब पास्कल कहते हैं। यह मात्रक द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया है। दाब एक अदिश राशि है। द्रवों में दाब प्रेशर इन लिक्विड्स, द्रव पदार्थों का दाब उनके भार के कारण होता है। द्रव के अणु विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति रैंडम मोशन करते रहते हैं। इस कारण द्रव के अणु परस्पर तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवार एवं तली एक बल का अनुभव करती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इसी बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव में दाब की गणना। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दाब P इक्वल टू h इंटू d इंटू g। द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसकी आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव में कुल दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब प्लस h इंटू d इंटू g।
द्रवों में दाब संबंधित नियम। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है, अर्थात गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है, क्योंकि गहराई के बढ़ने से ऊपर के द्रव का भार बढ़ता जाता है। चित्र ए में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बराबर 4 छिद्र ए बी सी डी है। चित्र ए में ऊपरी सीमा तक जल भरा रहने पर यदि जल को इन छिद्रों से होकर बहने दिया जाए तो जल की धार सबसे अधिक दूरी तक छिद्र ए से जाएगी क्योंकि छिद्र ए अन्य बिंदुओं से नीचे स्थित है, अर्थात उसकी गहराई सबसे अधिक है, अतः वह दाब भी सबसे अधिक होगा। दूसरा पॉइंट है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, अर्थात एक ही गहराई पर सभी दिशाओं में समान दाब लगता है। चित्र बी में एक ही गहराई पर चारों ओर छिद्र बने हुए हैं। यदि बर्तन में जल भरने के बाद इन सभी छिद्रों को खोला जाए तो सभी छिद्रों से जल समान दाब पर निकलेंगे। थर्ड है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। यदि सी में बिंदु ए बी सी पर दाब समान है, ए बी सी में दाब समान है, अर्थात द्रव पात्र में द्रव का दाब सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, यह नली के आकार या चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का घनत्व जितना ही अधिक होगा उसका दाब किसी गहराई पर उतना ही अधिक होगा। द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। पास्कल्स लॉ। पास्कल के नियम का पहला कथन है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य न माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। पास्कल के नियम का दूसरा कथन है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव चालित यंत्र हाइड्रोलिक मशीन्स बनाए गए हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस। इन सभी द्रव चालित यंत्रों की कार्यविधि द्रवों के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करती है। पहला तो यह कि द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, अर्थात दाब देकर उनके आयतन को घटाया नहीं जा सकता, तथा दूसरा यह कि किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। द्रव चालित यंत्र के सिद्धांत को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मान लें कि पिस्टल ए पर 1 न्यूटन का अधोमुखी बल कार्य कर रहा है तथा पिस्टल का क्षेत्रफल 1/100 मीटर स्क्वायर है। इसीलिए द्रव द्वारा संचालित दाब का मान होगा दाब बल बाय क्षेत्रफल 1/100 1000 पास्कल। यह बल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पिस्टल बी पर कार्य करता है। बी पर लगने वाला कुल ऊर्ध्वमुखी बल होगा बल क्षेत्रफल इंटू दाब 1 इंटू 100 न्यूटन। दाब चूँकि दाब बल बाय क्षेत्रफल, अतः यदि कोई घर्षण हानि नहीं हो तो 1 न्यूटन के बल द्वारा 100 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है, जो कि 100/1 100 यांत्रिक लाभ होगा। इस प्रकार द्रव चालित यंत्रों में कम बल लगाकर कई गुना अधिक यांत्रिक लाभ लिया जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, बिस्मित, ढलवा लोहा आदि। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट।
सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। जैसे साधारण वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्लवन फ्लोटेशन, द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स ऑफ लिक्विड। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह भाषी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है। आप लोग स्विमिंग पूल में अगर गए होंगे तो ये फोर्स आपको महसूस हुआ होगा। इस बल को उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स का उत्क्षेप अपथ्रस्ट कहते हैं। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र, सेंटर ऑफ बायंसी कहते हैं। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व इक्वल टू ठोस का वायु में भार बाई जल में ठोस के भार में कमी। किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व इक्वल टू द्रव में ठोस के भार में कमी बाई जल में ठोस के भार में कमी। अपेक्षित घनत्व एक शुद्ध संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाय आयतन। इस अपेक्षित घनत्व इक्वल टू वस्तु का घनत्व बाय पानी का घनत्व। प्लवन फ्लोटेशन, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार नीचे की ओर, द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लवन बल ऊपर की ओर। तो निम्न तीन अवस्थाएं हो सकती है। जब W ग्रेटर दैन W1 अर्थात वस्तु का भार उसके उत्क्षेप या उत्प्लवन बल से अधिक हो। W हो गया वस्तु का भार, W1 हो गया उत्क्षेपण या उत्प्लावन बल का भार। इस अवस्था में वस्तु द्रव में डूब जाएगी। जब W इक्वल टू W1 अर्थात वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार यानी उसके उत्क्षेप के बराबर हो, इस स्थिति में वस्तु पर परिणामी बल W माइनस W1 इक्वल टू 0 होता है। इस स्थिति में वस्तु ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती रहती है। इस स्थिति में वस्तु ठीक द्रव के नीचे, सतह के नीचे तैरती रहती है। जब W इज स्मॉलर देन W1 अर्थात वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्क्षेप या उत्प्लावन बल से कम हो, इस स्थिति में परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है अथवा वस्तु का कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु द्रव में तैरती रहती है। ऐसी अवस्था में वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है। अतः द्रव में आंशिक रूप से डूबकर तैरने वाले वस्तु के लिए वस्तु का घनत्व बाय द्रव का घनत्व इक्वल टू वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन बाय वस्तु का कुल आयतन। जैसे जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर, 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानी के नीचे कितना भाग रहता है, पानी के ऊपर कितना भाग रहता है। अतः बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसी सिद्धांत द्वारा पानी मिले हुए अशुद्ध दूध में दुग्धमापी लैक्टोमीटर को डुबाकर दूध में मिश्रित जल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है। अब है हाइड्रोमीटर। इससे तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। यह प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है।
आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लवन के नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। इसका कारण जहाज की विशेष बनावट है। जहाज की विशेष बनावट के कारण इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है, जिसके कारण इस पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है। वह जहाज तैरता रहता है। कील द्वारा हटाए गए द्रव का भार कील के स्वयं के भार से कम होता है, फलतः कील पानी में डूब जाती है। जीवन रक्षा पेटी पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत गैसों के लिए भी सत्य है। तैरने के नियम। जब वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तथा वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होते हैं। मिति केंद्र मेटा सेंटर। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मिति केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए मिति केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पानी का तल पहले के समान ही रहता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है बहुत बार। अब है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ससंजक बल और असंजक बल, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है जिसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान बहुत अधिक होता है जिससे उनके अणु दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, फलस्वरूप उनका आकार निश्चित होता है। द्रवों में ससंजक बल का मान बहुत कम होता है, फलस्वरूप द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है जिसके कारण उनमें विसरण डिफ्यूजन का गुण पाया जाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल एडहेसिव फोर्स कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। इस बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता है। जैसे पारा कांच पर नहीं चिपकता, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। इसी प्रकार जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो वह ठोस को गीला कर देता है। जैसे पानी कांच पर चिपकता है, क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। द्रव के भीतर का अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होते हैं। द्रव का ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र होता है जिसे स्वतंत्र पृष्ठ फ्री सरफेस कहा जाता है। द्रव के ऊपरी पृष्ठ के नज़दीक न होकर द्रव के भीतर होने वाले अणु अपने पड़ोसी अणुओं से चारों तरफ पूर्ण रूपेण घिरा होता है। ऐसा अणु अपने पड़ोसी अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित किया जाता है, इसलिए किसी एक दिशा में परिणामी खिंचाव शून्य होता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ सतह के नज़दीक का अणु के ऊपर कोई अन्य द्रव अणु नहीं होते, इसलिए ऐसा अणु नीचे की ओर खिंचाव महसूस करता है। क्योंकि द्रव के ऊपरी सतह के नज़दीक के सभी अणु इसी तरह नीचे की ओर आकर्षण बल महसूस करते हैं, इसलिए द्रव ऐसे काम करता है मानो कि वह तना हुआ इलास्टिक झिल्ली हो जो जहाँ तक संभव हो अपने को सिकोड़ने का प्रयास कर रहा हो। अतः द्रव का पृष्ठ सतह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह तनाव में हो। इस प्रकार द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है।
द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की L लंबाई पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T=F/L पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। और फॉर्मूला ये हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृष्ठ के प्रति मात्रक क्षेत्रफल की यही अतिरिक्त ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। अतः यदि किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल A बढ़ाने के लिए W कार्य करता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव T=W/λA T=W/डेल्टा A यदि डेल्टा A=1 तो T=W, अर्थात द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। किसी दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। चूँकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें, पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं। नोट: द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह शून्य हो जाता है। उदाहरण: पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, साबुन हो या डिटर्जेंट, वो जल का पृष्ठ तनाव कम करता है या ज़्यादा, तो कम कर देता है। अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा देगा एग्ज़ाम सब में। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक आधा हो चुका है, आधा नेक्स्ट पार्ट में होगा। नेक्स्ट पार्ट को देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।